अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको कहते हैं सुबह की सोच में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों की यकीनी तौर पर अच्छी होगी। जिनकी नहीं है वो भी बेहतर कर लें, टीवी के सामने बैठे हैं हमें देखें, क्योंकि आज हमारे पास बहुत कुछ है। असल में थोड़ा सा मौसम का भी इफेक्ट है कि वायरल हो जाता है बार बार, मुझे भी, क्योंकि मौसम की चेंजिंग इस तरह से कि कुछ समझ नहीं आती। दिन को आप इतनी गर्मी होती है कि जुलाई का समा लगता है, जुलाई चल रहा है, शाम को देखो नवंबर है, और रात की जब बात करो तो रात को ऐसा लगता है कि दिसंबर या जनवरी चल रहा है। तो आगे पीछे मौसम की सूरत हाल भी है, इस वजह से भी कुछ समझ नहीं आती। लेकिन आज हम आगाज़ करते हैं, आपको पता है हमेशा की तरह, अपनी ट्रेंडिंग स्टोरी से। और सबसे पहली जो ट्रेंडिंग स्टोरी है वो ये है कि पेरिस के तारीखी लूवर म्यूजियम से चोरों ने नेपोलियन दौर के जेवरात लूट लिए हैं। जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं वो ये है कि चोरों ने दुनिया के फेमस तरीन म्यूजियम से चंद मिनटों के अंदर अनमोल जेवरात को चुरा लिया और कामयाबी से वो फरार हो गए हैं। क्योंकि फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान बताया कि चोरों ने पेरिस के लूवर म्यूजियम में 7 मिनट के अंदर कीमती जेवरात को चोरी किया। और एक बड़ी डकैती लूवर म्यूजियम के अपोलो रूम में 19 अक्टूबर के सुबह हुई। चंद अफराद बाहर से एक एलिवेटर इस्तेमाल करके म्यूजियम में दाखिल हुए। चोरों ने एक खिड़की को काट कर जेवरात को चुरा लिया, जिनकी मालियत अनमोल है। और उनके मुताबिक ये वारदात 3 से 4 अफराद ने की है। फ्रांसीसी वजारत सकाफत के मुताबिक अपोलो रूम में फ्रांसीसी शाही जेवरात और दीगर नायाब नवादरात भी मौजूद हैं, और जेवर का एक टुकड़ा म्यूजियम के करीब से मिला भी है। और वजारत दाखिला की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि चोरी की गई अशिया की तफसीली फहरिस्त मुरतब की जा रही है, जिनकी सकाफती तारीखी कदर का तयन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसी है, और ये पेरिस से खबर आई है। और इस तरह के मैंने देखा था कि हाल ही में अगर आप देखिए ना, पिछले 1-2 साल पहले गजल, तो बहुत सारे जो पॉपुलर सीजन्स थे, जिस तरह मनी हाइस्ट था, इस तरह के बहुत सारे सीजन्स थे, ये हमें वहीं से इटली से, पेरिस से, स्पेन से होते हुए नजर आए। सो कहीं ना कहीं लोग इसमें अपनी इंस्पिरेशन भी ले लेते हैं, और इंस्पिरेशन लेते हैं और वो फिर डिग आउट करने की कोशिश करते हैं, टारगेट करने की कोशिश करते हैं कि किन एरियाज को वो टारगेट किया जाए। सो इस तरह के आप सीजन बनाते हैं, और बाद में ये हकीकत की खबर हमारे सामने आ गई कि किस तरह से चोरों ने एक एलिवेटर का इस्तेमाल किया, खिड़की को काटा और वो वहां से नवादरात लेके गए। अभी उनके तखमीने के हवाले से बात की जा रही है कि वो लगाया जाएगा कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उसमें उनकी कीमती भी थी और बहुत ज्यादा आसार कदीमा में भी शामिल था। तो उस हवाले से वो अब वापस तो आ नहीं सकते, तो नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। खवातीन और आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से बात करते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है, दुनिया में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन चाइना में इस हवाले से बहुत ज्यादा रुझान पाया जाता है। लेकिन चीन में इलेक्ट्रिक कार में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको इसकी तफसीलात बता चलूं तो अफसोसनाक वाकया चीन के शहर में पेश आया, जहां पे इलेक्ट्रिक गाड़ी जो कि एक जगह से टकराई और उसमें आग लग गई। गाड़ी के दरवाजे भी खुद ब खुद लॉक हो गए, जिससे ड्राइवर बाहर निकलने में नाकाम रहा। वीडियो में लोगों को गाड़ी के दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन इनकी तमाम तर कोशिशें नाकाम साबित हुई और नौजवान हलाक हो गया। सोशल मीडिया सारिफिन ने हादसे पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हिफाजती तरीक़ाकार पर खदशात का इज़हार किया। सारिफिन ने कंपनी से जवाबदेही का मुतालबा किया और हिफाजती मयारात, स्मार्ट गाड़ियों, हिफाजती आलात नस्ब ना होने पर भी सवालात उठाए। इससे कबल भी भारत में अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक गाड़ी आग लगने से तबाह हो गई थी। सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी वायरल हुई थी, एक वीडियो जिसमें भारतीय शहरी कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में एक इलेक्ट्रिक कार को सड़क के बीचों बीच बुलंद बाला शोलों में गिरे हुए देखा जा सकता था। सो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जो आप कह सकते हैं कि उनके हवाले से इस तरह की खबरें आना शुरू हो चुकी हैं, और इस हवाले से अब सेफ्टी मेजरमेंट्स भी लेने होंगे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, मशहूर मारूफ कंपनीज हैं उनको स्पेशली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब से 1-2 रोज पहले ही जहाज में भी इसी तरह से आग भड़क उठी थी। और अभी आप देखें कि चाइना की अगर बात की जाए ना, तो चाइना इज अ ग्लोबल लीडर इन ईवी मैन्युफैक्चरिंग, और ईवी व्हीकल के इस्तेमाल अब पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इनकी सेफ्टी मेजरमेंट्स के ऊपर जैसे आपने कहा अब सवालात भी उठते हैं, क्योंकि देखना होगा, क्योंकि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको थर्मल रनवे भी कह रहे हैं, लेकिन बज़ाहिरन तो ऐसे लगता है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है या फिर बैटरी को ओवर चार्जिंग की वजह से लगी है। तो इस तरह की बैटरीज का इस्तेमाल जो ओवर चार्ज हो रहा है, जहाज़ों में भी आग लग रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी लग रही है। पाकिस्तान में भी हमारी अडॉप्शन अब ज़्यादा हो गई
रही है ईवी के हवाले से, तो इसके ऊपर बस देखना बहुत अब ज्यादा ये कह सकते हैं गजल के स्टिल अर्ली डेज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसके हवाले से हमें उसके सेफ्टी मेजरमेंट्स को देखना पड़ेगा। ये जिस तरह से आग लग रही है, फिर एक्सीडेंट के दौरान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या करती हैं, आग लगने के बाद उनके जो दरवाजे हैं वो बंद किस तरह से होते हैं, तमाम तर सिस्टम को जब कंपनीज देखेंगी तो यकीनी तौर पर रेक्टिफाई भी करेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में और ज्यादा आपको चेंजेस नजर आएंगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम सेफ्टी मेजरमेंट्स को भी इंप्रूव किया जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, और आवाम को अवेयर भी करना जरूरी है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ब्राजील से आपको खबर देंगे, जहां ब्राजील के शहर sao Paulo में पेश आने वाला एक दिल दहला देने वाला वाकया जिसने हर सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ये कहानी वाकई जब आप सुनेंगे तो आपको फीलिंग्स तो आएंगी और आपको दुख भी होगा, क्योंकि ये 52 साला माँ और उसकी 21 साला बेटी की है, जिन्होंने एक सालगिरह का केक खाया जो मुबैना तौर पर उनके किसी करीबी रिश्तेदार ने उन्हें तोहफे पर दिया था। बज़ाहिरन ये खुशगवार लम्हा था और एक सादा सा केक था, ज़ाहिर मोहब्बत की एक छोटी सी आप ये कहें कि निशानी समझी जा रही थी। लेकिन केक खाने के कुछ ही देर बाद दोनों माँ बेटी की हालत गैर हो गई और शदीद तकलीफ के बाद उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ भी नहीं दिया और दोनों की जान भी नहीं बचाई जा सकी। जब तहकीकात का आगाज़ हुआ तो ये पता चला कि मतलब आप ये कहें कि एक हैरान कुन मोड़ सामने आया। केक जिस रिश्तेदार ने उनको दिया था, माँ बेटी को दिया था, उसमें ही जहर था और वो रिश्तेदार था उस रिश्तेदार ने माँ और बेटी के कुछ पैसे देने थे, इस वजह से उसने केक में जहर मिला दिया। और पुलिस इस मामले की गहराई से छानबीन भी कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आया ये कत्ल जानबूझकर मनसूबाबंदी के साथ किया गया या फिर इसमें कोई और वजह थी। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फ्रॉम ब्राजील। और पहले हम एशिया की बात करते थे, अब यूरोप से इस तरह की खबरें आ रही हैं और पूरी दुनिया में इस तरह के वाकयात होते हैं जहाँ पे क्राइम स्टोरीज हमारे सामने आती हैं और ऐसे ऐसे दिल दहला देने वाले वाकयात। बिल्कुल गजल आपने ठीक कहा कि इस तरह के वाकये होते हैं कि जिस तरह हम सोच नहीं सकते। जिस तरह हमने पिछले दिनों ही एक क्राइम स्टोरी की थी जिसमें लाहौर में एक शख्स अपनी ही बेगम के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसने ज्यादती का उसको निशाना बनाया, जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। अब इस तरह की खबर आ रही है कि अपना ही रिश्तेदार है जो कि माँ और बेटी का कातिल निकला, उनको खाने पे बुला के उसमें जहर दे दी। तो ये खबरें शामिल करने का मकसद भी ये होता है कि जिस तरह हम पिछली स्टोरी में सेफ्टी मेजरमेंट्स का बात कर रहे थे, तो आप भी अपने इर्द गिर्द के माहौल के हवाले से सेफ्टी को जरूर अपने दिमाग में रखें। कोई भी शख्स किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकता है, तो आपने इस हवाले से एहतियात बरतनी है। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको जापान लिए चलते हैं। जब भी कोई अच्छी खबर होती है गजल तो हम जापान, अमेरिका, चाइना आज भी इन्हीं का जिक्र करते हैं। अमेरिका से थोड़ी कम खबरें आती है लेकिन अभी भी अमेरिका उस तरह से ग्लोबल लीडर है। चीन और जापान से ज्यादा खबरें आती है। जापान की बात कीजिए तो वहाँ पे मेडिकल साइंस में एक इनकलाबी पेशरफ्त करते हुए ऐसा मसनूई खून तैयार किया गया है जो न सिर्फ हर ब्लड ग्रुप के अफराद को लगाया जा सकता है बल्कि ये वायरस फ्री भी है और इससे कमरे के दर्जे हरारत पर 2 साल तक महफूज रखा जा सकता है। ये नया खून जिसे HBVs कहा जाता है, इसका नाम दिया गया कुदरती खून की तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑक्सीजन की तरसील भी करता है, मगर ज़ाहिरी रंगत में बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जामनी रंग का होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको WHO कहते हैं, उनके मुताबिक सालाना 112 मिलियन खून के यूनिट्स अतिया होते हैं, लेकिन दुनिया भर में मांग इससे भी कहीं ज़्यादा है। और ऐसे में जापान की ईजाद खून की किल्लत पर काबू पाने, सर्जरी, हादसात और ज़िंदगी के दौरान फौरी खून की दस्तयाबी, तरक्की पजीर ममालिक में खून के महफूज इंतजाम को यकीनी बनाने और रवायती ब्लड बैंक पर इन्हिसार कम करने में नए दौर की बुनियाद रखी जा सकती है। और जापानीज ने अगर ये कारनामा कर दिया है तो यकीनी तौर पे ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आपको अब खून लेने के लिए किसी शख्स की जरूरत नहीं होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी तक तो इसको एनिमल्स पर टेस्ट किया जा चुका है, जल्दी ये खबरें भी सामने आएंगी और तहकीकात भी इस पर मजीद भी हो रही हैं कि इंसानों पर भी इसका टेस्ट लाजमी कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर इसको कमर्शियल भी कर दिया जाएगा, क्योंकि अब आपको पता है कि हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स जरूर होते हैं। अगर एक तरफ ये है कि ये मसनूई खून आपके जिस्म में तमाम तर जो आपके मसाइल हैं उनको ख़त्म कर सकता है, तो दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि क्या ये ब्लड जो नेचुरल ब्लड होता है उसका मुकम्मल अल्टरनेटिव है, मुकम्मल मुतबादल है या फिर नहीं। फिर इंसानी हेल्थ पर इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि अभी इंसानों पर इसका टेस्ट होना बाकी है, अभी सिर्फ इसको जानवरों पर ही टेस्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको रूस ले चलते हैं। अब रूस में एक खातून ने मुबैना तौर पर नीली आंखों वाले बच्चे की ख्वाहिश में अपनी ही आंखों का रंग तब्दील करवा लिया। हुआ कुछ यूं कि मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक
खातून का ये मानना था कि अगर वो ऑपरेट करवा लेती है तो ऑपरेशन के जरिए नीली आंखों वाली वो बन जाएगी, तो उनके जो बच्चे होंगे उसकी आंखें भी नीली हो जाएंगी। इस मकसद के लिए उन्होंने एक गैर मंजूर शुदा कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई, जिसमें आयरस इम्प्लांट के जरिए आंखों का रंग बदला गया। और फिर माहिरीन ने इस अमल को ना सिर्फ खतरनाक बल्कि गैर साइंसी भी करार दे दिया है, क्योंकि बच्चे की आंखों का आपको पता है कि ये जेनेटिक में शामिल होता है। अगर आपके किसी के दादा की है, नाना की है, या उनके भी पीछे उससे किसी की आंखें ब्लू थी, ग्रीन थी, तो ये उस चीज़ पर मुनहसर होता है कि आपके पीछे फैमिली टर्म्स ये चलते आ रहे हैं उनमें होता है, तो इसलिए ना कि वालिदैन की सर्जरी पर होता है। तो फिर क्या हुआ कि सर्जरी या आप ये कहें कि बाद में आंखें बदल ली गई तो आपकी बच्चों की भी बदली जाएंगी, ऐसे नहीं होता। जिस्मानी खसूसियात डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसी सर्जरी से बिनाई मुतासर होने का नया जो आप ये कहें कि मुतासर होने का जो नया नुकसान है, आंख का जो कॉर्निया होता है ना, हाँ उसमें नुकसान हो एग्जैक्टली, उसको भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। इस वाक़े ने रूस में कॉस्मेटिक सर्जरी के अखलाकी और साइंसी हदूद पर एक नई बहस भी छेड़ दी है कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन गजल, मुझे मेरे लिए ना ये अमेजिंग खबर इस वजह से भी थी कि इस तरह की खबरें हम सुनते थे, इंडिया पाकिस्तान से आ गई तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आ रही है रशिया से। रशिया भी किसी बड़े मुल्क से कम नहीं है, उनकी इकोनॉमी भी बड़ी स्ट्रांग है, उनकी टेक्नोलॉजी भी बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन आपने भी अपनी स्टोरी के दरमियान ये बताया है कि हम इस स्टोरी को बताने का मकसद ये है कि आप अगर अपनी औलाद में कुछ चेंजेस इस हवाले से देखना चाहते हैं कि उसकी आंखें रेड हों, उसका नाक लंबा हो, तो उसमें ये नहीं है कि आप अगर सर्जरी करवा लेंगे नाक की या आंखों की तो उसकी आंखें उस तरह की हो जाएंगी। ये आपकी जीन्स में होती है, ये आपकी जेनेटिक्स में होता है। आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। इसमें आपकी आंखें तबाह हो सकती हैं, इसमें आपकी नाक तबाह हो सकती है, इसमें आपकी जिस्मानी हैयत को आप खुद तबाह करेंगे, लेकिन वो आपके बेटे में या बेटी में मुंतकिल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये आपके जेनेटिक्स में नहीं है। ख़वातीन वज़ार, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कैंसर और आंखों के हवाले से। कैंसर और आंखों के नुकसान का खतरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है और पूरी दुनिया इस हवाले से बात कर रही है, क्योंकि एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट से मुतालिक नई वार्निंग जारी की गई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मारूफ साइंसदान जोनाथन मैकडोल ने खबरदार किया है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट जमीन की फजा और माहौलियाती तवाज़ुन के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। उनका कहना था कि ये मसनूई सैयारे दर हकीकत रोजाना एक या फिर दो की रफ्तार से जमीन की तरफ वापस आ रहे हैं और अगले चंद बरसों में ये तादाद रोजाना 5 तक पहुंच सकती है। और इस अमल के मुज़र असरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब ये सैटेलाइट फ़ज़ा में दोबारा दाखिल होंगे तो इसको जल्द ख़त्म नहीं किया जा सकता, मगर इस दौरान वो कुछ ऐसे ज़र्रात छोड़ देते हैं जो फ़ज़ा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें ख़ास तौर पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड शामिल है जो ओजोन की तय को कमज़ोर कर सकता है। अगर ओजोन तय मुतासिर हो गई तो सूरज की नुकसानदेह शुआएं ज़मीन तक पहुंच सकती हैं, जिससे जल्दी बीमारियां और आंखों के अमराज बढ़ सकते हैं। इस वक्त ज़मीन के गिर्द हज़ारों सैटेलाइट्स और मलबे के टुकड़े बिल्कुल चक्कर लगा रहे हैं और सिर्फ अगर स्पेस एक्स की बात की जाए तो उसके तकरीबन 8000 सैटेलाइट लिंक से इस वक्त सैटेलाइट फाल हैं और कंपनी मजीद हज़ारों सैटेलाइट्स को खला में भेजने का मंसूबा रखती है। एलन मस्क ने इन खदशात को रद्द करते हुए कहा कि स्पेस एक्स के सैटेलाइट्स इस तरह बनाए गए हैं कि वो फ़ज़ा में दाखिल होते ही मुकम्मल तौर पर जल जाएं और ज़मीन पर कोई नुकसान ना पहुंचाएं। ताहम कंपनी ने खुद तस्लीम किया है कि कुछ सैटेलाइट मुकम्मल तौर पर नहीं चलते। बिल्कुल आपने सही कहा। और आपको पता है कि स्टारलिंक, जिस तरह से आपने कहा कि स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट है एलन मस्क का, और उनका मकसद क्या था कि पूरी दुनिया में इंटरनेट आए। ठीक है, ये बात हमने पहले भी अपने सेगमेंट्स में भी डिस्कस की थी। लेकिन आपको पता है कि जितने भी सैटेलाइट्स अभी तक जो मैं देख रही थी वो 6000 प्लस थे जो कि लॉन्च किए गए हैं, और मजीद इसकी तादाद जैसे आपने कहा कि हज़ारों तक जाएगी, तो 42,000 तक की बात की जा रही है कि वहाँ तक भी जा सकती है। अब जब भी एक एक सैटेलाइट लॉन्च होता है तो आपको पता है कि उससे क्या होता है, कार्बन का खराज होता है, हमारी एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है। इस पर आगे चलकर हम मजीद सेगमेंट भी करेंगे, उस पर बात भी करेंगे। लेकिन अभी ये है कि खतरात इसके काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लॉन में आपको अवेयर कर दिया। बिल्कुल ऐसी खबरदीन वज़ात। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक लेकिन ब्रेक से पैकेज पहले दिखाने का, और पैकेज दिखाएंगे आपको। नहीं, पैकेज दिखाने का वक्त हो जाता है। और खानपुर के पेड़ों के हवाले से तो आपने सुना होगा, खानपुर के पेड़े अपनी खास लज्जत और खुशबू के बायस हर दिल अजीज हैं। खालिस दूध हो, देसी घी और खुश्क मेवाजात से तैयार होने वाले ये पेड़े खानपुर की पहचान बन चुके हैं। लोग ना सिर्फ खुद शौक सिखाते हैं बल्कि अपने प्यारों को तोहफे के तौर पर भी बेचते हैं। आइए देखते हैं रब नवाज की ये मज़ेदार की सी रिपोर्ट, जहाँ पे आप रिपोर्ट तो देखेंगे लेकिन साथ साथ मेरा गजल का और आपका भी दिल चाहेगा कि पेड़े अभी हमारे पास होने चाहिए। कानपुर के पेड़े जो हैं वो अपनी मिसाल आप हैं, क्योंकि ये खालिस दूध, घी और देसी जात से जो तैयार किए जाते हैं। यही वजह है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी मुमालिक में जो है वहाँ भी पसंद किया जाता है। कानपुर के शहरी जो हैं ये खुद भी इन्हें खाते हैं और अपने अजीजों कार को जो है वो तोहफे के तौर पर भेजते हैं। मैं सर यहाँ पे पेड़े खरीदने आया हूँ और इनके पेड़े बहुत ही मशहूर हैं।
पाकिस्तान में ये कदीमी खोया पैलेस है, इसके नाम से पहचाना जाता है। और यहाँ मैं पेड़े खरीदने आया हूँ और इनके पेड़े बहुत ही अच्छे हैं और इनकी सौगात सारी स्पेशल सौगात है। मैं यहाँ से अक्सर पेड़े भी लेके जाता हूँ, सोनवा भी लेके जाता हूँ और इनकी मशहूर सौगात है। ये पेड़े आप घर लेकर जा रहे हैं या तोहफे के तौर पर लेने के लिए आए? तोहफे के तौर पर जो है ना भेजने हैं, सऊदी अरब भेजने हैं अपने दोस्तों को और अक्सर मैं यहीं से लेके जाता हूँ। खालिस दूध से तैयार करके ये फिर मशीन में गेरते हैं। मशीन में गेरने के बाद फिर ये उनसे हाथों पे लेके आते हैं। फिर इसके पेड़े तैयार करे जाते हैं। फिर इसके ऊपर हम खोपरा लगाते हैं। पेड़ा शॉप के मालिक भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर हमें बताइएगा पेड़ों के हवाले से क्या कहेंगे, और शहरी जो है वो पेड़े खरीदने आते हैं तो वो तोहफे के तौर पर भेजते हैं या खुद ही खरीदारी करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? हम हफ्ज़ान नसीहत के मुताबिक पेड़े तैयार करवाते हैं दूध और चीनी के साथ। लोग पेड़े के जायके की वजह से हमारे पास आते हैं और हमारे पेड़े बहुत मशहूर हैं। लोग जो हैं वो पेड़े खरीद करके ले जाते हैं अपने प्यारों के लिए और बैरून मुल्क भी भेजते हैं अपने प्यारों को। जी, जैसा कि आपने शहरियों की गुफ्तगू भी सुनी और दुकान मालिक की भी बात सुनी, तो उनका यही कहना है कि खानपुर के पेड़े जो हैं वो अपनी पहचान आप हैं, जो कि ज़ायके और लज़्ज़त में बेमिसाल हैं। शहरी ना सिर्फ़ खुद पसंद करते हैं बल्कि अपने अज़ीज़-ओ-क़ारब दोस्तों को ना सिर्फ़ पाकिस्तान के जो शहर हैं उनमें भेजते हैं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी तोहफ़े के तौर पर भेजते हैं। क्या बात। जी हाँ जी, क्या ज़बरदस्त पेड़े थे ये, जब वो कह रहे थे ना कि उसके ऊपर हम खोपरा लगाते हैं। हाँ, उस वही मैं टाइम कह रहा तो था, हमें भी दिल करेगा कि हम यहाँ पे पेड़े हाँ। हमारे पास होते हैं और हम खाते खाते आपको बताते हैं अबदी नौजाद यहाँ पे वक्त हो जाता है। एक और। एग्जैक्टली, जायके और लज्जत से भरपूर ये पेड़े हैं जी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, छोटी सी, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और याद होगा आपको कि ब्रेक से पहले जब हम लास्ट एक स्टोरी कर रहे थे जिसमें हम खला की बात कर रहे थे, जिससे हमने बताया था कि कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है जो हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा बुरा साबित हो सकता है। अभी हम यही बात करने वाले हैं क्योंकि लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक में इजाफे का इम्कान है और स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी भी जारी करते हुए कहा है कि मशरकी हवाओं के बाइस इतवार से लाहौर समेत पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा होगा। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो वो औसतन 195 से 210 के दरमियान रहने का भी इम्कान है। अगर मैं सिर्फ 1 बाय 1 तमाम सिटीज़ की बात करूँ, अगर इस्लामाबाद की बात करूँ तो वहाँ 147, पेशावर की 181, लाहौर इसी तरह 164, कोयटा की बात की जाए तो 151 और फिर कराची 81 और मुल्तान में 167। यानी कि आप देखिए कि बड़े शहरों में इस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या सूरत हाल है जो डायरेक्टली हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है। और जो लोग, आपको पता है कि जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, ये उनको कितना ज़्यादा इफेक्ट करती है। और जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आ रही हैं मजीद, तो ये सूरत हाल भी बढ़ी है। तो अब इसके हवाले से क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब, पल्मोनोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच हो जाने। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि जिस तरह से गज़ल ने एक पूरा आपको इन डिटेल बताया कि क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है, स्मोक से क्या कुछ खतरात होंगे, लेकिन आप हमें बताइएगा कि स्मोक रियली हमारी जो आने वाले मतलब दिन हैं कितना ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है स्मोक। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू एबीएन न्यूज़ कि आपने इस इम्पोर्टेंट इशू पे इसके लिए मुझे मदद दिया। बिल्कुल आपने लाइक एक डिवाइन इंडेक्स सारे चीज़ों को बताया जो कि आगे और भी हो जाएगा बिकॉज सर्दी के लहर आती है। जो हमारे सारे ब्रीथिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं या लाइक फॉर एग्जांपल स्मोक जनरल पॉपुलेशन को इन जनरल इफेक्ट बहुत ज़्यादा करता है, बट इन स्पेसिफिक वो लोग जिनको पहले से एलर्जी, एस्थमा या फेफड़ों के और बीमारियां होती हैं उनको और ज़्यादा बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। और इनके लिए पहले तो ये था कि लाइक जो पोलन सीजन का या एलर्जी सीजन का था वो थोड़ा सा रिस्की होता था। अब ये है कि दिस इज बिकमिंग ट्वाइस इन अ ईयर, एक मोड इनको हिट करता है फिर आगे मार्च अप्रैल में तो पोलन सीजन। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये कि स्मोक के लिए तो गवर्नमेंट वो करेगी अपने मेजर्स वगैरह कम करने के लिए, लेकिन हमें इंडिविजुअली भी अपने सेहत का ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज्यादा स्मोक आ रही है तो वो लोग जिनको पहले से सांस की बीमारियां हैं या और कोई बीमारियां, फॉर एग्जाम्पल दिल की बीमारियां, तो उनको चाहिए कि वो इंडोर स्मोक की सीजन में अपने घरों पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल रूम एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं तो वो लगाएं, मास्क पहन के आप बाहर निकलें। और एक बहुत जरूरी चीज जो इस सीजन में आती है वो है फ्लू वैक्सीनेशन। आप जरूर वो कराएं बिकॉज
ड्यूरिंग द सीजन ऑफ स्मोक या अर्ली विंटर्स वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी ट्रिगर होती है आपको एक सांस की बीमारी शुरू करने में। तो इट्स वेरी मैंडेटरी कि आप लोग अपने फ्लू की वैक्सीनेशन कराएं। एंड यूजुअली इट इज सेफ फॉर एवरीबॉडी अबाउट 6 months of age for women who are pregnant as well. लेकिन डॉक्टर साहब, डू यू थिंक कि क्या मास्क पहनना ही अब डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि क्या सिर्फ मास्क पहनने से ही ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं? सांस की बीमारियां जिन लोगों को है, मास्क सिर्फ एक इनफ है? लाइक मास्क सिर्फ मास्क इनफ नहीं है। अगर सिर्फ आप मास्क के बारे में बात करें कि मास्क आपको किस हद तक प्रोटेक्शन देते हैं, तो वो मास्क जो कि जिसे हम रिस्पायरेटर्स कहते हैं, लाइक N95 मास्क, तो वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, जो कि लाइक हर किसी के लिए पहनना फीजिबल भी नहीं होता और कंफर्टेबल भी नहीं होता। तो लाइक अगर सिर्फ ये अक्सर हम देखते हैं कपड़े वाले मास्क पहनकर लोग बाजार में घूम रहे होते हैं, जिस पे ऑलरेडी लाइक बहुत ज्यादा डर्ट जमा हो जाती है और इसको हम रीयूज करते रहते हैं, तो उससे कभी कभार मसाइल और बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। तो अगर आपने मास्क पहनना है तो एक तो आपने डिस्पोजेबल मास्क, उसको आपने डेली चेंज करना है। अगर आप कपड़े वाले पहनते तो उसको वॉश करना है। उससे कुछ ना कुछ हद तक फायदा हो सकता है, लेकिन लाइक ये एक यूनिवर्सल सोल्यूशन नहीं है। आपने लाइक और प्रिकॉशंस भी लेने हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के, अपने हाथ से बाकी सारी चीजें मैंने बताई। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमें शायद ये फील नहीं होता कि स्मोक से लग सकती हैं, लेकिन आम आदमी को आप ये बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जो स्मोक में हमें घेर सकती हैं? एक स्मोक एक कॉम्बिनेशन है इसमें। लाइक पहले तो ये होता था कि फोग होता था, जो कि उसमें वाटर वेपर्स का कंटेंट बहुत ज्यादा होता था। अब लाइक जो विंटर्स में वेपर्स यहाँ पर स्टक हो जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, और फिर इसके साथ सारे पोल्यूशन मिल जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। आगे इस पे और भी रिसर्च स्टडीज जारी है, लेकिन वो लोग जिनको ऑलरेडी सांस की बीमारियां और एलर्जी है, फॉर एग्जांपल एस्थमा, सीओपीडी या डायमेथेनोफोस से तंगी, आगे इस पे लाइक जो दिल की बीमारियां हैं ये उसको भी कॉज कर सकता है। लंग कैंसर की भी काफी स्टडीज चल रही है, पोटेंशियल कॉज ऑफ लंग कैंसर एज वेल। सो लाइक स्मोक एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। ये आपको एलर्जी आपकी करा सकती है, आपको सीओपीडी दे सकती है, आपकी दिल की बीमारियां एक्सरबेट कर सकती है, एंड इंडिविजुअल कैन बी अ कॉज ऑफ लाइक लंग कैंसर एज वेल। लाइक इसमें सारा स्मोक वगैरह सब वो सस्पेंड हो जाता है, फिर लाइक वो लोग जो नॉर्मली अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक पूरे एनवायरनमेंट में स्मोक फैल जाती है, तो फिर उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखा गया है उमूमन कि लंग्स की बीमारियां बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं या फिर होती भी हैं, जो लोग पहले से इस चीज़ से इफेक्ट होते हैं। तो हाउ डेंजरस इज एयर पोल्यूशन, और ये जो स्मोक है हमारे लंग्स के लिए कितनी खतरनाक है? स्पेसिफिकली लंग्स को हिट करते हैं, इंटरनली किसी भी सिस्टम को हिट कर सकते हैं। लंग्स की जो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जिन लोगों को पहले से सांस की बीमारियां हैं वो तो बहुत ज्यादा खतरे में होते हैं कि उनकी सारी बीमारियां सबेट हो जाती है। नॉर्मली हमारे लंग्स होते हैं, दे आर द फर्स्ट ऑर्गन जो हम इनहेल करते हैं स्मोक को। इसमें बहुत ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर होता है, जिसे हम लाइक मेजर करते हैं PM 2.5 एक डिवाइस है, और इसमें ग्राउंड लेवल ओजोन होता है, उसका भी प्रॉपर इसमें रेशो कंपोनेंट होता है। बाकी नाइट्रोजन कंपाउंड गैसेस होते हैं, एंड ऑल दीस थिंग्स आर वेरी डेंजरस फॉर योर लंग्स। दे कैन कॉज लाइक, ये बहुत लंबा एक लिस्ट है जो सारी बीमारियां करा सकती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने बताया, एस्थमा हो गया, एक्सरबेशन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज या जिसे डायमेथेनोफोस तंगी कहते हैं, जो कि नॉर्मली स्मोकर्स में होता है। बट अभी जो हमारे सारे नॉन स्मोकर्स रात में अपने एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से वो भी एट रिस्क है इस बीमारी में। एंड अगर आप आगे चले जाए तो इट कैन कॉज जो हमारे डिफरेंट इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, इट कैन कॉज लंग कैंसर एज वेल। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कोई भी शख्स है ऐसा जो कि स्मोक के दौरान भी, बाहर तो हमने जाना है, अपनी जॉब्स में जाना है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, बहुत सारे और काम है जो कि बाहर जाना हमारी मजबूरी है। सो नंबर एक प्रिकॉशंस के हवाले से बताइएगा प्रिसाइसली, और साथ क्योर के हवाले से भी बताइएगा। प्रिकॉशंस ये एक तो है कि हम सब ने फ्लू वैक्सीन अपनी लगानी है, कि इस सीजन में चूंकि वायरल इन्फेक्शन एक ट्रिगर आपको मिल जाती है, आपके लंग थोड़े से डैमेज हो जाते हैं, फिर वो प्रोन हो जाते हैं किसी भी के लिए। तो आपने फ्लू वैक्सीन लगानी है कि जो 4 या 5 मेजर वायरस होते हैं उनसे आप प्रोटेक्ट करें। दूसरी बात, आपने मास्क पहनना है, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया। ये यूनिवर्सल सोल्यूशन नहीं है, बट ये बहुत हद तक आपको फायदा दे देता है।
तीसरी बात, आपने खुद अपने आप को हाइड्रेट रखना है। आपके हाइड्रेशन लेवल, आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो तो आपकी बॉडी सारे जो टॉक्सिक और एनॉक्सिक चीजें हैं उनको क्लियर आउट कर देती है। आपने अपने रूम्स और घर को प्रोटेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर ड्यूरिंग ट्रैवल यू आर एक्सपोज, आपने मास्क पहना हुआ है, हाइड्रेट है, इम्यून है, बट घर आके आपने प्रॉपर एग्जॉस्ट लगाना है कि जो घर के अंदर ओजोन या स्मोक वाले पार्टिकल्स जमा है उनको आप अच्छी तरीके से बाहर निकाल सके। और इफ यू कैन अफोर्ड, आपने एयर प्यूरिफायर या एयर फिल्टर्स लगाने हैं और रूम को भी आपने हाइड्रेट। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनसे प्रिकॉशनरी मदद। तो डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ ये भी ऐड कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो हसास अफराद होते हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, और ख़वातीन कुछ ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। बाहर से आने के बाद लोग अक्सर ये बात करते हैं कि हमें घरेलू देसी टोटके भी इस्तेमाल करने चाहिए। लाइक कुछ लोगों का ये कहना होता है कि वो स्टीम ले लें, तो ये भी इफेक्टिव है चीज़ें? यस, डेफिनेटली। स्टीम ये है कि लाइक हम एयर प्यूरिफायर रूम में लगाते हैं, वो दो काम करता है। तो उसमें HEPA फिल्टर होता है, एयर फिल्टर करता है, और वो ह्यूमिडिफिकेशन भी करता है। तो ह्यूमिडिफिकेशन इज वेरी गुड फॉर एयर में। आपने बहुत ज्यादा स्टीम भी नहीं लेनी, लाइक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बट आपने अगर फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग सिम्पटम्स, आपने दिन में 2 या 3 मरतबा स्टीम दी, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो हम ह्यूमिडिफायर और एयर प्यूरिफायर लगाते हैं, उनका भी यही मकसद होता है you keep the air in your room or in your house hydrated। तो उस हाइड्रेशन से बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिल सकता है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें स्मोक के हवाले से आगाह कर रहे थे, किस से बचाव इख्तियार कर सकते हैं, हिफाजती तदाबीर के हवाले से भी हमें उन्होंने बताया। यहाँ पे वक्त को चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब एक खुशी की खबर आपको बतानी है। पाकिस्तान का एक और कारनामा, पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी के साथ चीन से खला में रवाना किया गया और अपने मदार में दाखिल हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक स्पार्को ने HS-1 के कामयाब लॉन्च का ऐलान भी किया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ज़मीन, सब्ज़े, पानी, शहर इलाकों का तफसीली तज्जिया करेगा और जदीद सैटेलाइट सैकड़ों में तस्वीर दुरुस्त लेगा, हासिल करेगा उनकी, जबकि हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से ज़रई मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब की तवक्को है। मज़ीद बरा CPEC मनसूबों में जोग्राफियाई जो ख़तरात की निशानदेही है उसमें HS-1 मावन साबित होगा और इससे पाकिस्तान और चीन के खलाई ताउन का भी एक नया बाब रकम होगा। इस पर आज हम बात करेंगे। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुके हैं जहान साहब। आप जर्नल मैनेजर हैं स्पार्को पाकिस्तान के। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने कहा, एक जाहिर है बहुत बड़ी बात है, माइलस्टोन अचीव किया है पाकिस्तान ने, लेकिन मैं इस तनाजुर में आपसे पूछना चाहूँगी कि ये आम लोगों के लिए कितना मानी खेज साबित हो सकता है? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। ये जैसा कि आपने भी बताया, ये पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है और 5वां रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इससे पहले 2018 में हमने 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, PRSS-1 और PARTAS-1, और इसी साल हमने जनवरी में हमने लॉन्च किया था EO-1 और जुलाई में हमने लॉन्च किया था PRSS-2। तो ये हमारा तीसरा सैटेलाइट है और ये साल हमारे लिए बड़ा अहम है कि इसमें हमने 3 सैटेलाइट्स अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं। ये सैटेलाइट, मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँ कि इसकी जो कन्वेंशनल सैटेलाइट्स हैं उससे ये किस तरह यूनिक है। वो ये कि ये हाइपर स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी है, एक एडवांस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी पे बेस करता है। इसमें हंड्रेड्स ऑफ कलर बैंड्स को ये आइडेंटिफाई कर सकता है, इसमें हम देख सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू ऑप्टिकल सैटेलाइट, कन्वेंशनल ऑप्टिकल सैटेलाइट जो कि सिर्फ 4 बैंड्स में को देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। इसको बनाने का जो मकसद था वो डिफरेंट एप्लीकेशंस में इसको इस्तेमाल करना, मल्टीपल सेक्टर्स को एड्रेस करना। इसमें जो एक इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के अंदर है, जिसमें फार्मर्स को हेल्थ क्रॉप्स की हेल्थ के बारे में हम बता सकते हैं, सॉइल की कंडीशन क्या है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट क्या है उसका बताया जा सकता है, वाटर का लेवल और खाद का कैसे इसको मैनेज करना है। अच्छा। उससे जो फार्मर है वो अपनी पैदावार को बढ़ा सकता है। ठीक है। तो एक सर्वे कराया गया, उसमें ये बताया गया कि 20 से 30% तक आप अपनी जो प्रोडक्शन है, यील्ड प्रोडक्शन, उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है। और फार्मर्स की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हम ज़्यादा ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो ये एक तरफ हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर
ज़्यादा हमें एनहांसमेंट देगा। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, बहुत सारे लोग इस वक्त स्पेशली हमारे पड़ोसी मुल्क में उनको ये तकलीफ होती है कि आपका सैटेलाइट तो चला जाता है लेकिन वो चाइना के ताउन से होता है, चाइना से लॉन्च होता है, आप क्यों नहीं करते? इसमें मुझे बताइएगा कि चाइना का ताउन किस हद तक होता है? सैटेलाइट पूरा आप बनाते हैं, चाइना बनाता है, और ये चाइना से लॉन्चिंग क्यों होती है? जी, एक तो हम अपना हमारा एक स्पेस विजन है, स्पेस विजन 2047, और नेशनल स्पेस पॉलिसी है जिसका जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है कि हम एम्फसाइज करें सस्टेनेबल और पीसफुल यूज़ ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी। और उस विजन के मुताबिक हमारा जो लॉन्चर का जो मिशन है वो भी हमारा अभी चल रहा है। वो भी इंशाल्लाह इन कमिंग ईयर्स आप देखेंगे कि हमारा अपना लॉन्चर होगा जिसमें हम अपना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो ये जो सैटेलाइट जितने भी अभी तक हमने लॉन्च किए हैं इसमें कोलैबोरेशन रही है चाइना के साथ, लेकिन इसमें हमारे जैसे इस साल के शुरू में EO1 वो हमारा टोटली एक सोलली एक इंडिजिनस सैटेलाइट था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल है। इससे पहले 2018 में हमारा पाकटेस वो भी हमारा एक इंडिजिनस सैटेलाइट है। इसके अलावा बाकी सैटेलाइट लाइक PRSS-1, PRSS-2 और ये जो सैटेलाइट है ये इट्स अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है, जो कि ये हमने की है। सही। अच्छा सर, ये बताएंगे आप, जैसे पिछले सवाल के जवाब में आप कह रहे थे ना कि इसका डाटा जैसे फसलों के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो ये क्या डाटा आम आवाम के लिए भी दस्तयाब होगा या फिर सिर्फ हुकूमती सतह तक ही रहेगा? नहीं, इसका डाटा अल्हम्दुलिल्लाह सब के लिए होगा। अच्छा। जो अवाम में भी अगर कोई प्राइवेट एंटिटी है, कमर्शियल एंटिटी है, वो भी हमें कर सकती है कांटेक्ट। और वैसे तो हम अभी जितने भी हमने किए हैं हमने कमर्शियली भी और गवर्नमेंट की सतह पे भी प्रोविजनल और नेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमने डाटा दिया है। तो अभी भी इंशाल्लाह इसके आने के बाद भी हम ये ओपन फॉर ऑल है। अच्छा, इसमें हमारी जो बेसिकली हमारी तो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, हम अक्सर यही सुनते हैं एग्रो बेस्ड है, लेकिन उस तरह से एग्रो बेस्ड भी नहीं है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें बाहर से लाते हैं। आलू हमारा एक जगह से आ रहा है, टोमेटो हमारा एक जगह से आ रहा है। सो ये तमाम तर चीज़ें कितनी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगी हमारी उस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए? जी, काफ़ी इफेक्टिव होगी हमारी, मतलब जैसे कि डिफरेंट तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इसके तक ऑलरेडी जा चुके हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर ना। तो इसके आने की वजह से एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल सैटेलाइट जिसमें कि हम सिर्फ एक जनरल क्लासिफिकेशन कर सकते थे, इसमें हमें बड़ी ही प्रिसाइसली जो क्रॉप किसान ने लगाई है, आइदर वो वीट है, मेज़ है या कोई भी है, डिफरेंट किस्म की क्लासिफिकेशन है, उसमें उसको बड़ा ही आसानी से पता चल जाएगा कि कितना उसमें वाटर कंटेंट कितना उसने रखना है, कितना उसने उसमें फर्टिलाइज़र लगाना है। उसकी मदद से उसको ये हेल्प मिलेगी कि वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है और एफिशिएंट प्रोडक्शन कर सकते हैं। सही। तो ये भी बताइएगा सर, अभी कितने स्पार्को एक्टिवली जो सैटेलाइट्स हैं उनको मैनेज कर रहा है? जी, टोटल हमारे पास इस सैटेलाइट के जाने के बाद 7 सैटेलाइट्स हैं जो इन ऑर्बिट ऑपरेशनल हैं, जिसमें 2 सैटेलाइट्स हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, पाकसेट 1R और पाकसेट MM1, और 5 हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं। ठीक, ज़बरदस्त, दैट्स वेरी ह्यूज। अब मुझे ये बताइएगा कि आपने जिक्र किया था 2047 विजन का, सो उस विजन के मुताबिक आपके पास कितने कुछ सैटेलाइट होंगे और आप किन किन सेक्टर्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं? जी, इसमें जो विजन 2047 है हमारा और नेशनल स्पेस पॉलिसी के मुताबिक हमारा अभी डीप स्पेस के अंदर भी हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि एक हमारा 2024 के अंदर हमारा जो लूनर ऑर्बिटर था iCubeQ, वो हमने लॉन्च किया था। अब हमारा एक लूनर रोवर का प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है जो कि हमारे इंशाल्लाह 2028 तक उसने लॉन्च होना है। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल सीरीज़ ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हमारे विजन के मुताबिक इसके ऊपर हम करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे इन कमिंग ईयर्स। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, सीरीज़ ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, जिसमें ये आपने देखा 19 अक्टूबर में। सही। तो ये भी बताइएगा सर इसके साथ कि अब जितनी हम माशाल्लाह से कामयाबियां समेट रहे हैं, बेशक वो चाइना की कोलैबोरेशन से भी हो, लेकिन ज़ाहिर मेहनत पाकिस्तान भी मतलब एक म्यूचुअल ही है, तो इससे अब हम मज़ीद आने वाले अरसे में कितना खुद कफील हो सकते हैं खलाई टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो? जी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं और एक सेल्फ रिलायंस हमने ले ली है, एक तरह से अब हम खुद ही इसको ऑपरेट भी करते हैं और ख़ुद ही हम इसको कंट्रोल भी करते हैं। इसका जो इसमें क्योंकि 2 तरह के सेगमेंट होते हैं, एक स्पेस सेगमेंट होता है और एक ग्राउंड सेगमेंट होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे दोनों सेगमेंट्स हैं, जिसमें ग्राउंड सेगमेंट में हम इसको ऑपरेट और कंट्रोल खुद ही करते हैं इंडिजिनसली, और जो इसका सैटेलाइट डिज़ाइन है और डेवलपमेंट वाला फेज़ है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारा पाकटेस 1 पहला सैटेलाइट था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली के साथ जारी है। जी, और फिर EO1 जो इसी साल हमारा लॉन्च भी हुआ था, उसको भी बड़ा इफेक्ट ने यूज़ किया। और अभी करंट सिनेरियो में जो फ्लड हमारा आया हुआ था पाकिस्तान में, उसमें भी हमने सर, थैंक यू सो मच जाज़िब साहब, आप तशरीफ लाए और इन डिटेल आपने कन्वर्सेशन की। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों से हम ऐसी आपके साथ ट्रेंडिंग न्यूज़ भी शेयर कर रहे थे जिसमें हम बात कर रहे थे कि सोना अपर क्लास की पहुंच से भी शायद अब दूर हो चुका है, तो फिर लोअर क्लास की बात तो अलग ही है, क्योंकि हमेशा से आपको पता है कि सोना दौलत और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत समझा जाता है। अब एक हफ्ते में ही आम आदमी की पहुंच से मजीद दूर हो गया है, क्योंकि गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान फी तोला सोने की कीमत में 23,600 रुपये का इजाफा देखने में आया है और यूं सोना तारीख की नई बुलंदियों पर जा पहुंचा और अब नई कीमत 4,46,300 रुपये फी तोला हो गई है। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में भी सोने ने, आपको पता है कि वहां पर भी उसको पड़ लगे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद सरमायाकारों ने अरबों का मुनाफा कमाया। तो अब मेरा सवाल ये है कि सोना इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्या ये आलमी माशी दबाव का नतीजा है या फिर मुल्की सरमायाकारों का आप ये कहें कि सेफ की तरफ रुझान है? इस पर आज हम बात करेंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ साइम अली साहब मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। साइम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह हमने गोल्ड की बात की, गोल्ड ठीक है, आलमी मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन हम देखते हैं कि आलमी मार्केट में शायद उतना ज़्यादा सोना बढ़ता नहीं है जितना पाकिस्तान मार्केट में बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद आपको पता है सोना हो गया, फिर पेट्रोल हो गया, ये चीज़ें जब बढ़ती हैं तो ये अपने साथ इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट करती हैं, साथ वाली कमोडिटीज़ को भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसकी ज़्यादा वजह क्या है इतना महंगा होने की? जी थैंक यू। बहुत एक्साइटिंग टाइम्स हैं, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, मोस्टली ड्रिवन बाय जो यूएस पॉलिसीज हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस इम्पोज कर दिए हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, स्पेशली जो चाइनीज इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से जो एनर्जी मार्केट्स हैं उसके अंदर हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस की कीमतें नीचे जा रही हैं। दूसरी तरफ जी चाइना एंड बाकी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उन्होंने यूएस का जो डेट है उसको कम करना शुरू कर दिया है, तो जिसकी वजह से यूएस डॉलर के अंदर हम वीकनेस देख रहे हैं और यूएस डॉलर तकरीबन 10% के करीब गिरा है इस साल के अंदर। और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स एक सेफ कमोडिटी के अंदर जाना चाह रहे हैं, जिसमें गोल्ड इज द प्राइमरी कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस मेटल्स, और इसके साथ साथ जो बिटकॉइन और दूसरी जो करेंसीज हैं इनके अंदर हम देखें कि काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से प्राइसेस इस साल बहुत ज़्यादा चढ़ चुकी हैं एंड एक्सपेक्टेशंस हैं कि आगे जाके मजीद प्राइसेस चढ़ेंगी। अच्छा, मतलब अभी आगे मजीद सोना महंगा हो सकता है और फिर आप ये कहें कि जो आम आदमी है वो बिल्कुल अपने ख्वाबों में ही सोने को देख सकता है। मुझे ये बताएं कि जो आलमी मार्केट है वहाँ पर भी तो इसी तरह की सूरत हाल है, जैसे आप जिक्र भी कर रहे थे, तो ये आलमी मार्केट के लिए भी, वहाँ के लोगों के लिए भी एक खतरे की घंटी है? आप सुन पा रहे हैं साइम? नहीं जी, देखें इट्स नॉट लाइक कि गोल्ड की प्राइसेस जो हैं ऑल्दो हिस्टोरिकल लेवल से चढ़ी है, बट अगर आप बाकी कमोडिटीज या बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज या एसेट्स को कंपेयर करें तो प्राइसेस इतनी नहीं चढ़ी जितनी कि फॉर इंस्टेंस स्टॉक प्राइसेस चढ़ चुकी हैं ग्लोबली। सो एज सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड डाइवर्सिफाई दे आर परचेसिंग गोल्ड, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस हैं कि गोल्ड प्राइसेस इन द नेक्स्ट 3 to 5 years इससे काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी जो करंट लेवल्स हैं। सो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स भी अक्लमंद हैं, वो भी गोल्ड को परचेज कर रहे हैं एंड आपको फिजिकल गोल्ड की बजाय अगर आप ये फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, सो जिस तरह पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है उसमें आप इंस्टेड ऑफ परचेसिंग गोल्ड आप फ्यूचर्स के ऊपर ले सकते हैं, खरीद सकते हैं एंड जो शॉर्ट टर्म में गेन्स हैं उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि एक शिफ्ट आ रहा है, डॉलर की कीमत कम हो रही है, लोग अमेरिका के ऊपर उस तरह से इन्हिसार नहीं कर रहे, इस वजह से सोने की कीमत बढ़ रही है। तो जब ये शिफ्ट आता है तो एक अनसर्टेनिटी भी आती है, लेकिन उसके बाद एक स्टेबिलिटी भी आती है और शायद एक नया प्लेयर आपको मार्केट में आता हुआ नजर आ रहा है। सो आपको वो नया प्लेयर कौन सा नजर आ रहा है जो इस पूरी इकोनॉमी की डायमेंशंस को, डायनेमिक्स को चेंज करेगा? जी, सो बहुत रेडिकल एक शिफ्ट आया है जब से नए यूएस प्रेसिडेंट आए हैं। इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत सख्त टैक्सेशन लगा दी है। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि पिछले साल एवरेज जो टैरिफ लगता था यूएस
मार्केट में एंटर होने के लिए वाज लेस देन 5%, और अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज 10% पे कर रही हैं इंपोर्ट टैक्स। चाइना के ऊपर 100% टैक्स लग गया है। कुछ कंट्रीज हैं जिस तरह इंडिया के ऊपर उन्होंने तकरीबन 50% टैक्स लगाया है। पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा कम है जी, 19% के करीब इन्होंने टैक्स लगाया है। बट ऑल ऑफ दीज आर वेरी रेडिकल शिफ्ट्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी, एंड जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत अनसर्टेनिटी है कि फ्यूचर में क्या होता है, इन्फ्लेशन के साथ क्या होगा, वैल्यू ऑफ द यूएस डॉलर के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट आएगा। एंड एज द चाइनीज इकोनॉमी एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज की करेंसी स्ट्रांग हो रही हैं, तो बहुत से लोग ऑल्टरनेटिव एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो गोल्ड एंड ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इन द लास्ट 1 ईयर हो चुका है। सो ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन। एक अच्छी चीज है जी कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाएं, जिसमें सिर्फ एक इकोनॉमी कंट्रोल ना करे सब कुछ, बल्कि वी शुड सी मल्टीपल सेंटर्स ऑफ ग्रोथ, और डिफरेंट कंट्रीज का इनपुट होना चाहिए इनटू हाउ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम शेप्स अप। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिस तरह से अभी आपने टैक्सेशन निज़ाम के हवाले से बात की है, ज़ाहिर है इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ये टैक्सेशन निज़ाम भी इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि सोने की, ज़ाहिर अभी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो इसमें जिस तरह से आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ हुआ है सब कुछ, तो क्या, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो क्या ये अब चांदी की तरफ भी लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा और अगला ट्रेंड हो सकता है ये सिल्वर चांदी? जी, सो ये दोनों प्राइसेस इकट्ठी चलती हैं, एंड जिस तरह गोल्ड करंटली अगर आप परचेज करने की कोशिश करें मार्केट में, तो इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। इसी तरह सिल्वर भी अगर आप परचेज करने की कोशिश करेंगे, तो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बट ग्लोबली शॉर्टेज है। सो लोग इसको होल्ड कर रहे हैं बिकॉज उनकी एंटिसिपेशन है कि इसकी प्राइसेस भी आगे जाके चढ़ेंगी। सो ये दोनों कमोडिटीज इस वक्त काफी शॉर्ट सप्लाई के अंदर है, एंड बहुत ज्यादा डिमांड है फॉर दीज एसेट्स। तो इसका इम्पैक्ट आ रहा है जी हमारी लोकल मार्केट के अंदर भी। अगर आप जाएंगी परचेज करने गोल्ड या सिल्वर, तो दोनों के अंदर आपको जो है काफी प्रॉब्लम्स पेश आएंगी। सो फिजिकल दोनों कमोडिटीज अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। बिल्कुल ऐसी है। और सर मुझे ये बताइएगा, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनकी तो हम बात कर लेते हैं कि महंगे हुए, लेकिन क्या इनका इफेक्ट हमारी मार्केट में भी पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा है कि जब ये चीज़ें महंगी होती हैं तो साथ साथ अपने साथ बहुत सारी और कमोडिटीज़ को भी महंगा करती हैं। उस महंगाई के हवाले से बताइएगा, उस इन्फ्लेशन के हवाले से बताइएगा, क्या वो होगी, प्रिवेल करेगी, या फिर ये सिर्फ डॉलर की वजह से और अमेरिकन टैरिफ की वजह से हो रहा है और ये सिर्फ सोने तक ही महदूद रहेगा? पाकिस्तान के जी अपने डायनामिक्स भी हैं। हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है उसके अंदर काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। पिछले महीने 5.6% के ऊपर हमारी इन्फ्लेशन रेट आ गई है, जो कि 0% थी कुछ महीने पहले, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने अपनी पॉलिसी रेट बरकरार रखी है जी 11% के ऊपर। सो इसमें जी गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस भी इम्पैक्ट करती हैं, और दूसरा क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होती, तो ये हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। सो जो भी गोल्ड और सिल्वर आपके पास अवेलेबल है इस वक्त मार्केट में, ये सब कुछ इंपोर्टेड है। तो जैसे डिमांड इंक्रीज होती है इन प्रेशियस मेटल्स की, तो हम देखते हैं कि हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर इजाफा होता है। ऑल्दो ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू कम होती हैं, अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू ज़्यादा होती हैं, बट इसका इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड हमारे जो एक्सचेंज रेट है डॉलर रुपी के ऊपर, वो भी आएगा, और महंगाई भी ऑलरेडी चढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ फ्लड्स। सो आगे जाके महंगाई भी शायद इतनी तेज़ी से नीचे ना आए जो कि एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की, और जिसकी वजह से स्टेट बैंक अगले हफ्ते जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, इसके अंदर भी शायद उनके पास रूम ना अवेलेबल हो कि वो मजीद रेट्स कम कर सकें, एंड रेट्स को शायद 11% के ऊपर ही बरकरार रखा जाएगा। सही। क्योंकि सर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मुझे ये भी बताइएगा कि अभी IMF के साथ जो हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है,
2 हफ्ता जो आए हुए थे जायजा मिशन लिया, और उसके बाद जो अभी इस वक्त जो जायजा मिशन के नए पर्सन थे, लेडी थी वो, तो थोड़ा सा वो भी माहौल था इस तरह से बना रहा, बहुत सी आउटस्टैंडिंग इश्यूज भी सामने आ रहे थे। तो क्या कुछ पाकिस्तान ने जो लचक दिखाई है या IMF ने दिखाई है सारी चीज़ों पर लचक? देखिए, बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है जब से IMF ने अपना नया प्रोग्राम शुरू किया है, पाकिस्तान के अंदर मार्केट्स के अंदर काफी स्टेबिलिटी आ चुकी है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं बिकॉज डॉलर फ्लोज आना शुरू हुए हैं, हमारी एक्सचेंज रेट स्टेबल हुई है, एंड जो महंगाई थी जो कि तकरीबन 40% तक पहुंच चुकी थी, अब आहिस्ता से कम हो के तकरीबन 5-6% के दरमियान आ चुकी है। इसका बहुत बड़ा फैक्टर है कि IMF ने जो हमें डॉलर्स प्रोवाइड किए हैं एंड जो रिफॉर्म्स प्रोग्राम है, सो इसको बरकरार रखना एक तरफ से क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए, ताकि हम इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे सकें कि जी हम एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सो ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। इससे जो है मजीद गोइंग फॉरवर्ड हम देखेंगे कि मार्केट्स के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आएंगे, नई इन्वेस्टमेंट आएगी इनटू पाकिस्तान, एंड मोर इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान के लिए जो दरवाजे बंद हो गए थे ग्लोबल मार्केट्स के, हम ना नए यूरो बॉन्ड्स इशू कर सक रहे थे, ना हम इंटरनेशनल बैंक्स के साथ ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कर सक रहे थे। गोइंग फॉरवर्ड हमें एक्सपेक्टेशन है कि ग्लोबल मार्केट्स ओपन अप होंगी एंड पाकिस्तान भी उसका फायदा उठा सकेगा, एंड हम नए यूरो बॉन्ड्स एंड पैंडा बॉन्ड्स इनको इशू करेंगे इस साल, एंड उससे नई इन्वेस्टमेंट आएगी इनटू पाकिस्तान। ठीक हो गया साइम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इकोनॉमिस्ट साइम अली साहब मौजूद थे जो कि इकोनॉमी के हवाले से, स्पेशली जो हमारा आज का टॉपिक था गोल्ड के प्राइसेस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे जिसमें एक बार फिर हमें हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास में हुकूमत के साथ इत्तेहाद पर शदीद इख्तलाफात सामने आए। इजलास में हुकूमत से इत्तेहाद के खात्मे का मुतालबा भी सामने आया और अरकान ने वफाक पंजाब हुकूमत और नून लीग के रवैये पर खुलकर बात की, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अरकान की जानिब से जज्बाती गुफ्तगू भी की गई। ज़राए के मुताबिक अरकान का कहना था कि पार्टी की आदत हुक्म दे वफाक पंजाब में नून लीग को तिगनी का नाच नचा देंगे। नून लीग बार बार की सियासी ठोकरों के बावजूद कुछ नहीं सीख सकी। पीपी की आदत चुटकी बजाकर वफाक में हुकूमत गिरा सकती है। ये मामला अब कहाँ जाके रुकेगा, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद आज हमारे साथ मौजूद साहिबा एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। सबसे पहले यही बताइएगा, हमने देखा कि अभी से कुछ अर्सा पहले जिस तरह से बयानबाजी दोनों तरफ से जारी थी, फिर बड़ों की बड़ी बैठक हुई और तमाम तर मामलात हल करने की तरफ गौर किया गया, लेकिन कल जब CEC का इजलास हुआ जिसमें काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के, एक मंथ का अल्टीमेटम भी दिया गया है नून लीग को, तो क्या मामलात खुश उसलूबी से हल हो जाएंगे? जो वजीर आजम आपसे बात हुई है, सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया सुबह। और देखिए, जो वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई उसके बाद वो के हमें मालूम है कि वजीर आजम बिल्कुल संजीदगी से, सच्चे दिल से चाहते हैं कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाए, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाहे आप मरकज़ में हुकूमत कर रहे हो या आपके किसी सूबे में भी हुकूमत हो, तो आपकी कुछ पॉलिसीज तो एक ही होती हैं। हाँ, इंतज़ामी पॉलिसीज जो हैं वो आप सूबे में दूसरी अपने ही लेकिन मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग करते हैं, और कोई फर्द वाहिद नहीं होता कि जो ये समझे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहकर वो जो है अपने आप से फैसले ले सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जो फैसले होते हैं वो आइडियोलॉजी की बेस पर होते हैं, और आइडियोलॉजी जो है वो मैं से निकाल लेती है इंसान को। तो यहाँ पे सूरत हाल हमें बहुत ज्यादा, खास तौर पर पंजाब में हमारे जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा महसूस हुई, और वो बहुत अरसे से
कह रहे थे, और स्पेशली जब से फ्लड की सिचुएशन है, फ्लड जो है वो पार्टी वर्कर नहीं देखता। फ्लड या कुदरती आफत जो है वो हर एक को इतना ही अफेक्ट करती हैं जितना किसी एक पार्टी के वर्कर को करती हैं। और एक ऐसे मौके पे अगर आपको ये कहा जाए कि आप पार्टी के अलाई भी हैं, वर्कर की तरफ से बात आए तो फिर आपको बहुत कुछ कहना पड़ता है, और जो बड़े पोस्ट पे लोग होते हैं उनको सुननी पड़ती हैं, और उसके हिसाब में उनको काम भी आगे बढ़ाना होता है। लेकिन यहाँ पे हर चीज जो थी वो आपको समझते हैं कि किस तरह से हो रही है। तो ये बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे लेके, फिर और भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं किसानों को लेकर और NFC पर भी, और तो ये चीजें थी जिसको पार्टी के अंदर बाकायदा CEC में डिस्कस किया गया और डिसाइड ये किया गया कि फिर 1 महीने का टाइम दे दिया जाए। ठीक हो गया। अच्छा शरा साहिबा, पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे नय्यर हुसैन बुखारी साहब, तो हमने उनसे भी ये पूछा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब ये नून लीग के साथ आप जुड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप ग्राउंड लूज करते हैं, स्पेशली अगर पंजाब की बात की जाए, KP की बात की जाए, तो यहाँ पे आपने ग्राउंड लूज किया है। सो क्या मजबूरी है कि आप फिर भी उनके साथ स्टक होकर रहते हैं और आप सियासी तौर पर उसका नुकसान उठा रहे हैं? आप कुछ अर्से से देख रहे हैं कि स्प्लिट मैंडेट आ रहा है, यानी कि कोई भी एक पार्टी अकेले हुकूमत नहीं बना सकती। अब पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसके तहत गवर्नमेंट चलेगी। अगर हम इस स्प्लिट मैंडेट को देखते हुए हाथ झाड़ के खड़े हो जाएं तो पार्लियामेंट को तो ताला लग जाएगा। और जमहूरियत जो है वो रास्ते दिखाती है डायलॉग के, आगे बढ़ने के। तो एक बहुत बड़ी मजबूरी हमारी ये है कि हम नहीं चाहते कि फिर दूसरी कुव्वतें जो हैं वो आगे बढ़कर, क्योंकि चाहे 11 साल हो चाहे 8 साल हो, जब भी ये कुव्वतें आई मुल्क पीछे गया है। तो कुछ न कुछ करने के लिए आप को कभी कभी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन इस वक्त जो कि हम ये समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो पाकिस्तान की इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि दाखिली और फर्जी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान को अपने दुश्मनों से और जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज हैं उसमें हमें ज़रूरी है कि बोल्ड डिसीजन के लिए हम एक पार्लियामेंट के वजूद को रखें और उसी को ही चलाएं, उसके तहत ही मुल्क चले। तो ये एक बात है। अदरवाइज पंजाब में हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम कैबिनेट में नहीं है, गो के वहाँ पे उन्हें हमारी जरूरत भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर फेडरल में उन्हें कुछ मेंबर्स के ये हमारी जरूरत हो जाती है और हम वो देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम किसी भी लेजिस्लेशन को एक पार्टी को अकेले नहीं करने दे रहे हैं, हम उसमें अमेंडमेंट करते हैं। पैका में हमने 10 साल के बजाय 3 साल की पनिशमेंट करवाई। इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम जो थी वो 55-57 जो थे वो आर्टिकल उन पे मुश्तमिल थी। हमने उसको बहुत ज्यादा बेहतर कराया और हर लेजिस्लेशन को हम पहले अपनी पार्टी की लेजिस्लेटिव कमेटी से गुजारते हैं। सही। अच्छा मैडम, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या थोड़ा सा इबाहम सा दूर हो जाएगा, क्योंकि किस नौयत के पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस हवाले से 1 मंथ का अल्टीमेटम दिया गया? क्योंकि पिछले सवाल के जवाब में भी आप कह रही थी ना, थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है जो आपकी अभी टॉक हुई है, लेकिन क्योंकि ये भी तासुर एक मिल रहा है कि इतनी प्रेशर टैक्टिक्स के बावजूद पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मनवा सकी है, और फिर ऐसा भी कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी कर ले इत्तेहादियों के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग, पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं जाने वाली, सिर्फ अपने आप को न्यूज़ में अलाइव रखने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। क्या ऐसा ही है? देखिए, माशाल्लाह से न्यूज़ में तो कोई मसला नहीं है। हाँ, ये नहीं हो सकता कि मेरे CM साहब जो हैं वो किसी भी इनिशिएटिव के लिए बार बार टीवी पर आए, चाहे उस इनिशिएटिव पे अमल हो या ना हो, या वो एक अजीब सा इनिशिएटिव हो। हमारे यहाँ काम हो रहा है और हम काम पे यकीन रखते हैं और इसीलिए
हमारी जो हुकूमत है सिंध में, उस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इसका ये शफ्तारा हुआ था, फलाना जीता हुआ नहीं था। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो नेशनल असेंबली में भी हम बैठे हुए हैं, अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बिजनेस हमारा होता है और पीटीआई तो अपना बिजनेस देकर भी नहीं आती। हम हर चीज पर बात करते हैं। तो एक तो ये बात है, हमारे यहाँ कोई लीडर किसी भी लेवल पे खुद नुमाई की या अपने इनिशिएटिव की बात नहीं करता, अपने पार्टी के हिसाब में चल रहा होता है। असल बात जो है वो ये है कि एक तो न्यूज की बात तो खत्म हुई, दूसरी बात जो है वो ये है कि जाहिर है कि एक नेचुरल डिजास्टर है। अगर दो बड़े लीडर आपस में बात करें तो इसमें किसी लीडर को फजूल बात करने की ना जरूरत थी, ना होनी चाहिए आगे। और अगर हम एक लॉजिकल गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें मेरा और आप का फायदा नहीं है, आम आवाम का फायदा है, तो देखना चाहिए। 10 लाख अगर आप दे रही हैं तो आप तो घर बनाने के दे रही हैं, ऐसे ही है। आम लोगों के पास रोजाना खर्च करने का पैसा नहीं है। उसके लिए आपको कोई प्रोसीजर ढूंढना होगा, खास तौर पर पुअरेस्ट इन पुअर के लिए। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको हम चाहते थे कि हो, और आप देख भी रहे हैं कि वहाँ पे लोगों की क्या मुश्किलात है। तो ये भी इससे रिलेटेड भी मैटर्स थे, और ये जो किसानों के रिलेटेड भी मामलात हैं ये भी हैं कुछ। जी शैला साहिबा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? इस वक्त शायद राब्ता हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हुआ है शैला रज़ा साहिबा से, जो कि बात कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी का जो इजलास हुआ उस हवाले से बात करी। साइज थी, उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि 1 महीने का वक्त दिया गया है, और अगर 1 महीने में उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो उसके बाद वो फिर अगले लाएमल का ऐलान करेंगे, और देखते हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है क्या नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से तो उन्होंने बात की है कि जो कुछ वो तहफ़्फ़ुज़ात ही बता रही थी जो मैंने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी की ऐसे मेन कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ है। खैर, अब देखते हैं कि 1 मंथ के अल्टीमेटम के बाद क्या कुछ पेशरफ्त होती है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत मज़ेदार सेगमेंट है, क्योंकि जहां कभी बॉलर सिर्फ शादियों और ख़ास तकरीबात तक महदूद थे, या ब्यूटी सैलून्स की बात की जाए तो वो जदीद ट्रेनिंग, महंगे ब्रांड प्रोडक्ट और मुनफरिद सर्विसेज के साथ एक मुकम्मल इंडस्ट्री का रूप इख्तियार कर चुके हैं। शादियों का सीज़न है, तैयार होना है, क्या मेकअप लुक्स होनी चाहिए, क्या टिप्स होनी चाहिए, नेल आर्ट किस तरह का होना चाहिए, हेयर स्टाइलिंग किस तरह से होनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए, इसके साथ जो स्किन है उस पर बेस कौन सी सेट होनी चाहिए, ये तमाम तर छोटी छोटी चीज़ें जो आज हम इस प्रोग्राम में हमारे साथ मरियम बतूल साहिबा जो कि मेकअप कोच हैं। सबसे पहले तो मरियम मुझे ये बताइएगा कि हमने मेकअप आर्टिस्ट सुना था, लेकिन मेकअप कोच भी हैं आप, और ये मेकअप कोच क्या करते हैं, किस तरह से कोचिंग करती होंगी आप ख़वातीन की या फिर और भी जो नए आने वाले लोग हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम हुसैन एंड गज़ल। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर सेगमेंट। और जी, मेकअप कोच जो बेसिकली है वो ना सिर्फ एक मेकअप कोच होता है, मुझे लगता है कि वो एक एजुकेटर भी है, आपका मेंटोर भी होता है, बिजनेस गाइड भी आपको देता है, और उसके साथ साथ आपको जो पर्सनल स्टाइलिंग की टिप्स हैं वो भी देता है। तो मैंने स्टार्टअप तो एज अ बिज़नेस जो लिया था वो मेकअप से लिया था, बट विद टाइम जब थोड़ा नाम बनना शुरू हुआ तो लोगों की क्वेरीज आई कि दे वांट टू लर्न अबाउट मेकअप, उन्होंने मेकअप सीखना है, स्टाइलिंग सीखनी है। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी एकेडमी बनाऊं जहां पर मैं नए आने वाले लोगों को मेकअप की ट्रेनिंग दूं, और इसको किस तरह एक सक्सेसफुल बिजनेस की तरह लेके चलना है उसकी कोचिंग दूं। अच्छा मरियम, तो फिर ये आप किन किन प्लेटफॉर्म के जरिए ये ट्रिक्स एंड टिप्स सिखाती हैं ताकि वो सीख सकें? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए या फिर फिजिकल ट्रेनिंग भी आप देती है? गज़ल, देखिए मुझे लगता है बहुत से लोग वैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन अपने केस में मुझे लगता है कि ये 1-on-1 एक तो होनी चाहिए, और दूसरा फिजिकली द स्टूडेंट नीड्स टू बी प्रेजेंट, क्योंकि जो मेरा सिखाने का तरीका है इट्स नॉट लाइक ट्रेडिशनल जिस तरह से तरीका होता है। जैसे बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं ना माँ बाप बचपन में, तो मेरे पास वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको यकीन करें आपके ब्रश पकड़ना भी नहीं आता,
अच्छा। एंड विद इन लाइक वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम वो इतना ट्रेन और इतना पॉलिश हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं उनको इसी तरह से ही कह लें कि बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल वो कह लें कि जीरो से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड आप यकीन करें कि 20 से 25 दिनों में वो एक प्रॉपर ब्राइड रेडी करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो फिजिकली मेरा ख्याल है दे नीड टू बी प्रेजेंट, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप मिस कर देते हो। आपने उनका काम देखना होता है, आपने उनके एंगल्स देखने होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक वन ऑन वन आमने सामने बैठ के पढ़ाना होता है वो उसकी तो कोई अच्छा बात मरियम, मुझे नहीं ये है। बताइएगा कि मेकअप को सीखना ठीक है, अगर आप इसको प्रोफेशनली करते तो वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने लिए भी सीखना है तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है और एक ना सीखने वाले से कितना ज़्यादा बेहतर है ये? हुसनैन, मुझे लगता है कि हर लड़की को मेकअप की नॉलेज होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उसको मेकअप आर्टिस्ट बनना है। वाई? बिकॉज देखें, लड़कियों को जब बड़ी होती हैं, यू नो, दे स्टार्ट वर्किंग, आनी चाहिए कि अपनी वो कह लें कि अपना फेस कंसील करना आना चाहिए, थोड़ा सा यू नो इतना होना चाहिए कि अपनी बेसिक ग्रूमिंग उनको आनी चाहिए। और अगर वो कह लें कि उनकी शादी है, जिस तरह से मैं ब्राइड्स को जब वो मेरे पास आती हैं बुकिंग के लिए, तो जब मेरी उनके साथ कंसल्टेशन होती है तो समटाइम्स वो भी मुझे कह लें कि बुक कर लेती हैं, क्योंकि उनके पास टाइम होता है शादी से पहले। तो जो एक सेल्फ ग्रूमिंग के लिए वो मुझे बुक कर लेती हैं। उससे क्या होता है कि 3 से 4 सेशंस में ही मैं उनको बता देती हूँ कि उनकी स्पेसिफिकली स्किन टोन क्या है, कौन सी फाउंडेशन उनके लिए बेस्ट है, स्किन टाइप क्या है। तो मुझे लगता है हर लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है कि बेसिक तो ज़रूर आना चाहिए, और डेफिनेटली अगर आपने इसको एज ए बिजनेस लेके चलना है तो फिर तो आपको एडवांस लेवल पे भी आना चाहिए। अच्छा मरियम, ये बताएं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेकअप के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोग होता है कि स्किन केयर नहीं है सच करते, लेकिन जब उनको पता हो कि 2-3 दिन बाद कोई इवेंट है, शादी है, तो वो उससे पहले अपनी स्किन केयर कर लेते हैं। इस चीज़ को आप कितना सजेस्ट करती हैं? कितने पहले से हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने डेली बेसिस पे क्या छोटी छोटी टिप्स हैं जो अपने स्किन के अकॉर्डिंग करनी है? गजल, मुझे ये फील होता है कि मेरे अंदर मेकअप से भी ज्यादा स्किन को लेके, स्किन का एक शौक है कि स्किन केयर कैसे करनी है। क्योंकि अगर आई हैव माशाल्लाह 2 किड्स, माय डॉटर इज 11 ईयर ओल्ड एंड माय सन इज 8, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्किन केयर ही है जिसने मुझे अभी तक कह लें कि थोड़ा सा मेरी स्किन को अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह पता भी नहीं चल रहा कि आपके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। एंड माय डॉटर इज कह लें कि वी शेयर क्लोथ्स, तो मेरी ही समझे वो वी लुक लाइक सिस्टर, जो मुझे हमें लगता है कि हम बहनें, पीपल टेल अस कि वी लुक लाइक सिस्टर्स। तो खैर मुझे लगता है कि गजल डेफिनेटली जीन्स तो आपकी होती हैं, आपकी डाइट भी बहुत मैटर करती है, पर इसके साथ साथ आपको आइडिया नहीं है कि अच्छी स्किन केयर कितनी मैटर करती है। और बेसिक अगर स्किन केयर की बात की जाए तो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा बताती हूँ, या ब्राइड्स भी हूँ उनको हमेशा बताती हूँ कि ये नहीं है कि आप अपने बिग डे से 3-4 दिन पहले आप अच्छी स्किन केयर करना शुरू कर दें। जितना लंबा, मतलब जब क्लाइंट आता है तो हम देख के बता सकते हैं कि ये अपनी स्किन पे कितना इन्वेस्ट करता है, टाइम हो या पैसा हो। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट बेसिकली, तो मुझे लगता है कि मॉइस्चराइजर कभी स्किप नहीं करना चाहिए, सनस्क्रीन कभी स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे छाइयाँ पड़ जाती हैं अगर आप सनस्क्रीन नहीं करें, डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं। मॉइस्चराइजर नहीं यूज करें तो आपकी स्किन जो है वो ड्राई और फ्लेकी हो जाती है, स्पेशली विंटर्स में। तो मुझे लगता है, और विटामिन सी भी अगर आपको सूट करे है तो वाई नॉट। ठीक है, ठीक हो गया मरियम। इस हवाले से हम आपसे मजीद आने वाले दिनों में गुफ्तगू शरीक करते रहेंगे। थैंक यू सो मच हो जाने गस मरियम बतूल हमारे साथ ख़वातीन ज़ात। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।